नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे डेमोग्राफी का सवाल मचा बवाल की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और जनसंख्या संतुलन से कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने हल्द्वानी में एक कार्यक्रम के दौरान देहरादून के पचवादून इलाके समेत राज्य के कई हिस्सों में हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अब राज्य की जनसंख्या संरचना और सांस्कृतिक मूल्यों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पिछली कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि पूर्व में जो लापरवाही हुई उसकी भरपाई अब सख्ती से की जाएगी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली कनेक्शन और परिवार रजिस्टर जैसे दस्तावेजों के माध्यम से पात्र लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए। राज्य की जनसंख्या संरचना और सांस्कृतिक मूल्यों से कोई समझौता नहीं होगा। हमने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए हैं कि डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर सतर्क रहें और जो लोग भी अपात्र रूप से सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं उनकी पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री धामी का साफ संदेश है कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान के साथ कोई खिलवाड़ न हो। वहीं विपक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के स्पेशल रिपोर्ट पर डालते हैं। हिमाचल और यूपी सीमा के बीच बसा हुआ पश्चिम देहरादून जिले का क्षेत्र, जिसे पचवादून भी कहते हैं, यह डेमोग्राफिक चेंज की समस्या उत्तराखंड सरकार के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। यूपी मुस्लिम जनसंख्या ने यहाँ की सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर बसावट करती जा रही है। ग्राम सभा की जमीनों पर मुस्लिम आबादी को बसाने में स्थानीय मुस्लिम ग्राम प्रधानपतियों की भूमिका सामने आई है। साथ ही ग्राम पंचायत अधिकारियों की भूमिका को भी संदेह की नजरों से देखा जाने लगा है। बाहर से आई मुस्लिम आबादी ने पचवादून की नदी नहरों के किनारे वन विभाग की जमीनों पर अवैध रूप से कच्चे पक्के मकान खड़े कर लिए हैं और अब इनके आधार कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज किए जा रहे हैं। इनमें ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत सदस्यों की भूमिका भी संदेह के घेरों में है। पचवादून देहरादून के 28 गांव जो कभी हिंदू बाहुल्य हुआ करते थे, वो अब मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं। आरोप है कि आबादी की घुसपैठ का ये खेल कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुआ, जो अब तक बराबर चल रहा है। इन ग्रामों में मुस्लिम प्रधानों की हुकूमत चल रही है, जो कभी भी मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी थे ही नहीं। यूपी, बिहार, असम, बंगाल, यहाँ तक कि बांग्लादेशी, म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिम आबादी यहाँ पचवादून में आकर कैसे बस्ती चली गई, इस सवाल का जवाब प्रशासन ने ढूंढना शुरू कर दिया है। देहरादून जिले में प्रेमनगर से हिमाचल पोंटा साहिब तक जाने वाली शिमला बाईपास, चक्राता रोड के आसपास के इलाकों में देवभूमि उत्तराखंड का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्वरूप बिगड़ चुका है। मुख्य मार्ग पर फड़, खोखों के कब्जे हैं और उनके पीछे अवैध रूप से आबादी बस चुकी है। सरकारी जमीनों पर 100 से ज्यादा मस्जिदों, मदरसों की ऊंची मीनारें दिखाई देती हैं। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि पिछले कुछ सालों में ये इलाका एकदम बदल गया? यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक होता चला गया और मुस्लिम आबादी ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड यूपी की सीमा वाला ये क्षेत्र हिमाचल से लगता है। हिमाचल ने सख्त भू कानून की वजह से कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता और ना ही कब्जे कर सकता। मुस्लिम आबादी वहां बाग बगीचों में कारोबार करने जाती है और अस्थायी रूप से रहती है और वापस चली जाती है। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है, जिसका फायदा उठाते हुए बाहरी राज्यों के मुस्लिमों ने इस क्षेत्र में अपनी अवैध बसावट कर ली है, जमीनों पर कब्जे कर लिए, जिस पर अब धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस ने सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रदेश में 8 सालों से बीजेपी की सरकार है, जो इस काम को रोकने में नाकाम साबित हुई। राज्य की डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व तो बचा रहना चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं है, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा, वो भी सब जिम्मेदार होंगे और यहाँ की डेमोग्राफी
किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। पहले के समय में काफ़ी डेमोग्राफी का यहाँ पर अंतर हुआ है, काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हुई हैं जो पहले के समय में ध्यान नहीं दी गई, लेकिन अब ये हमारी प्राथमिकता। युवा मुख्यमंत्री लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और माननीय गृह मंत्री जी का भी अभी एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने भी कहा है कि देश के अंदर भी डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। तो हमारा मानना है कि जो बाहरी लोग हैं उनका किसी कीमत पर भी यहाँ कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भाई आप आए हैं, कैसे आए हैं? आप बाहर देश से आए तो पासपोर्ट के थ्रू आते तो लीगल कहलाते। आप इलीगल तरीके से आए हैं, तारों के नीचे से आए हैं, तारों के ऊपर से आए हैं, छुपा के आए हैं, सेटिंग गेटिंग से आए हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के शेल्टर में आए हैं। आप कैसे आए हैं वो अलग बात, लेकिन आप आए तो आए, काम धंधा किया तो किया। अब आप मेरे देश की सरकारें भी आप तय करेंगे। डेमोग्राफिक चेंज होने के दावे प्रदेश सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री बार बार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता पूछ रही है कि पिछले 8.5 सालों से इस राज्य में किसकी सरकार है। अगर कोई डेमोग्राफिक चेंज जैसा षड्यंत्र हो रहा था तो उसको रोकने की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की थी। कुल मिलाकर के जब भी मुद्दों पर जनता आंदोलन करती है, जब भी जनता सरकार को घेरती है, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार की ओर से इस प्रकार की बयानबाजी होती है। क्योंकि इस समय केदारनाथ में फिर से सोने की चोरी का मुद्दा गरमराया हुआ है, बेरोजगारों के रोजगार का मुद्दा गरमराया हुआ है, बेटियों की सुरक्षा के सवाल पर जो है एनसीआरबी की रिपोर्ट हो, बच्चों के गायब होने पर एनसीआरबी की रिपोर्ट हो, वो सरकार की कार्यप्रणाली की पोल खोल रही है। आपको बता दें कि राजनीतिक संरक्षण के पीछे बड़ी वजह यहाँ की नदियों में चल रहा अवैध खनन बताया जाता है, जहां हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है, जो कि यहाँ के राजनीति से जुड़े नेताओं को धन बल की आपूर्ति करते हैं। उत्तराखंड सरकार या शासन ग्राम सभाओं की जमीनों की जिस दिन गंभीरता से जांच करवा लेगी तो उसे मालूम चल जाएगा कि उसकी ग्राम सभाओं की जमीन आखिर कहां चली गई। इन 28 गांवों के परिवार रजिस्टरों में कैसे बाहरी लोगों के नाम चढ़ते चले गए, इस पर सवाल उठने लाजमी है। ढकरानी में शक्ति नहर किनारे अवैध कब्जे हुए। धामी सरकार ने 2 चरणों में ये अतिक्रमण भी ध्वस्त किए और इसमें कई धार्मिक स्थल भी हटाए गए। उत्तराखंड जल विद्युत निगम ने अपनी जमीन तारबाड़ से सुरक्षित नहीं की। अब यहां उत्तराखंड सरकार को सोलर प्रोजेक्ट लगाने हैं तो देहरादून जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजने लगा। यहां 700 से ज्यादा मकान ध्वस्त किए, लेकिन यहां रहने वाली आबादी उत्तराखंड छोड़कर नहीं गई। वो आसपास ही मुस्लिम नेताओं के संरक्षण में फिर से अवैध कब्जे कर रही है। इस बार वो पीडब्ल्यूडी वन विभाग की जमीनों पर बस रही है। इसी तरह सहसपुर, जीवनगढ़, तिमली, हसनपुर, कल्याणपुर के दाखाला, सरबा आदि ग्रामों की हालत है, जहां ग्राम सभाओं की सरकारी जमीन पर बाहरी मुस्लिम आबादी यहां के प्रधानों ने लाकर बसा दी है। सूत्र बताते हैं कि यहां कब्जेदारों ने राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड सब बनवा लिए हैं, जिसमें ग्राम प्रधानों की मोहर की भूमिका संरक्षण देने वाली रही है। ऐसी चर्चा भी है कि ढकरानी और सहसपुर के ग्राम प्रधानों ने कथित रूप से अपने फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपना कार्यकाल काट लिया और इनके मामले अदालती कार्रवाई में लटके हुए हैं। इन्हें किसका संरक्षण मिल रहा है, ये सवाल भी उठ रहे हैं। 9 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डेमोग्राफी चेंज को लेकर के अगर सवाल पूछे जाने चाहिए तो कायदे से बीजेपी से पूछे जाने चाहिए कि भाई इन 8-9 सालों में डेमोग्राफी चेंज अगर हो रहा है तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर उत्तराखंड में बाहर दूसरे राज्यों से लोग आकर के विभिन्न तरीके के जो छोटे छोटे काम हैं वो भी कर रहे हैं और सरकारें उनको दे रही हैं, नौकरशाह उनको दे रहे हैं। जैसे अभी पिछले दिनों नंबर नेम प्लेट घरों के बाहर लगाने का मामला था, जो पोस्टमैन की जो नौकरियां थी हरियाणा राजस्थान से लोग आकर के ले रहे हैं। एम्स जैसी जो बड़े चिकित्सालय हैं यहाँ पर 900 से ज़्यादा लोग राजस्थान के आ गए। ये भी तो एक तरीके का डेमोग्राफी चेंज है। डेमोग्राफी चेंज सिर्फ हिंदू और मुसलमान के एंगल से नहीं है, बल्कि हर वो चीज़ जो यहाँ पर संरक्षित की गई है, आरक्षित की गई है, सुरक्षित की गई है, जो हक हकूक हैं, जो यहाँ के वंचित तबके का समाज है, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। देखिए, जिस प्रकार से पिछले कुछ सरकारों के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में एक षड्यंत्र के तहत एक योजनाबद्ध तरीके से कुछ लोगों ने मिलकर के प्रदेश की आबोहवा को खराब करने का प्रयास किया है
हमारी संस्कृति और परंपराओं को खराब करने का प्रयास किया है और इस तरह के लोगों को यहाँ पर बसाने का काम किया गया है जिन्होंने कहीं ना कहीं से प्रदेश की छवि को खराब करने की कोशिश की, यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं को खराब करने की कोशिश की। तो ऐसे लोगों पर नियंत्रण के लिए, प्रभावी नियंत्रण के लिए हमारी सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में धामी सरकार ने डेमोग्राफी चेंज की समस्या को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। सीएम धामी ने सत्यापन प्रक्रिया के लिए गृह विभाग को ऐप बनाने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक ऐप का ट्रायल का काम चल रहा है। इसी माह के अंत तक ये पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। साथ ही देवभूमि उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज जैसे मुद्दों पर गंभीर रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग को पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अधिकारियों को काम करने को कहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। बीजेपी से हमारे साथ में प्रभा बंधु जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस पार्टी से इंदुमान जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस की ओर से, और आम आदमी पार्टी से रविंद्र आनंद जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। आगे चर्चा में और मेहमान भी साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत इंदुमान जी के साथ में करना चाहेंगे। इंदुमान जी, डेमोग्राफिक चेंज ना होने पाए प्रदेश में, कोई सांस्कृतिक बदलाव ना होने पाए प्रदेश में, इसको लेकर मुख्यमंत्री सजग हैं। बावजूद इसके कहां पर आखिर आपत्ति है विपक्ष को? डेमोग्राफिक चेंज को रोक पाना भी अपने आप में एक चुनौती होती है। सरकार, मुख्यमंत्री खुद लगे हुए हैं, क्यों आखिर इसको लेकर आप आवाज उठा रहे हैं? अनम्यूट कीजिए इंदु जी। इंदु जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? आप प्लीज अनम्यूट करेंगे तो आप बोलिए। बोलिए। यस, आई गॉट योर क्वेश्चन। देखिए, डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए या जो स्थिति आज प्रदेश में है, सबसे पहले हमें कारण देखने होंगे कि डेमोग्राफिक चेंज का कारण है पलायन। सबसे बड़ी बात कि पहाड़ से जो उत्तराखंड बना था, जिसका उद्देश्य था पहाड़ों का विकास करना, लेकिन पहाड़ से लगातार पलायन हो रहा है। ऐसे सरकार भी मानती है, विपक्ष भी मानता है और उत्तराखंड की समस्त जनता भी मानती है। दूसरी बात, डेमोग्राफिक जो चेंज है जाति के आधारित है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि पहाड़ से जो पलायन हो रहा है उसी की वजह से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। तो कारण इसमें देखना पड़ेगा कि उसके कारण क्या है। वहां से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? उनको क्या वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो चाहिए? तो मुख्यमंत्री जी अगर चाहते हैं कि वहां से पलायन ना हो, डेमोग्राफिक चेंज बहुत ज्यादा ना हो, जो उत्तराखंड की संस्कृति है वो बनी रहे, तो उसके लिए 3 चीजों पे उनको ध्यान देना होगा। नंबर 1, शिक्षा। कि शिक्षा के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री जो पिछले 4 साल से है और उससे पहले भी 5 साल भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, मतलब कि पूरे 9 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर चल रही है। 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास पहाड़ों में शिक्षा के क्षेत्र में किया है? नंबर 1। नंबर 2, चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 वर्षों में क्या विकास किए हैं जिससे कि वहां का पलायन रुक सके। नंबर 3, रोजगार। वहां पे रोजगार 0 है और इसीलिए वहां का युवा वहां रहना नहीं चाहता है। कई परिवार ऐसे भी बिल्कुल देखे गए हैं कि बुढ़ापे में बिल्कुल अकेले रह गए उनके पेरेंट्स और कोई उनको देखभाल करने वाला नहीं। तो रोजगार वहां पर बिल्कुल नहीं है। चौथी जो बेसिक चीज थी, थोड़ी बहुत खेती होती थी, पहाड़ी खेती, जिसपे हमारे हरीश रावत जी ने बहुत ज्यादा दबाव दिया था और अभी भी दे रहे हैं, तो वो भी, उसका स्तर भी थोड़ा नीचे गया। उसको किस तरह से हम सुधार सकते हैं, इस ओर मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए। यदि वास्तव में वर्तमान मुख्यमंत्री चाहते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज की जो स्थिति वर्तमान में है, जो देखिए जनसंख्या बहुत बड़ी है, हम जानते हैं। 17 की चुनाव काउंटिंग तो हुई नहीं है, सेंसस 11 पे बात करेंगे तो बहुत पुरानी होगी, लेकिन अगर काउंटिंग जो है, जो जनसंख्या है, उस पे हमारा ध्यान जाता है चुनाव के आधार पर। 17 में जो चुनाव हुए और 22 में जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें काफी डेमोग्राफिक चेंज पाया गया है और जनसंख्या काफी, लगभग आई थिंक 35% जनसंख्या पूरे उत्तराखंड में बढ़ी है, जिसमें कि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में
अराउंड 40% जनसंख्या यहाँ पर बढ़ी है। तो वो कौन सी जनसंख्या बढ़ी है और क्यों बढ़ी है, मैंने अभी बताया कि उसके कारण यही है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट 2002 से 7 तक थी, देखिए बहुत विकास पहाड़ों में किए गए। नारायण दत्त तिवारी जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और मैं इसमें पक्ष विपक्ष की बात ना करके ये भी कहूंगी, दूसरे मुख्यमंत्री जो खंडूरी जी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके समय में सड़कों का जाल बिछाया गया। जिसने जो किया है उसको वो प्रशंसा के काबिल है। इसलिए उस समय हमारी माननीय इंदिरा हृदय जी, शी वॉज PWD मिनिस्टर इन उत्तराखंड, और खंडूरी जी सेंटर में थे। तो जिसकी वजह से ये जो आज जितने भी रपटे, जहाँ इतने हाईवे पे पुल बने हुए हैं, बेसिक चीजें वहीं से शुरू हुई। तो अब मुख्यमंत्री जी धामी जी अगर चाहते हैं कि पहाड़ों का विकास हो, डेमोग्राफिक चेंज की जो वर्तमान में स्थिति है उस पे खाली प्रशासन को ये कहने से कि डीएम वहां पे देखे कि क्यों हो रहा है, और जो अवैध रूप से बसे गए उन पे बुलडोजर चला दो, ऐसे करने से डेमोग्राफिक चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बातें उठेंगी तो फिर मतलब कि उत्तराखंड में जो लोग रहते हैं उनको सोचना बंद करना होगा कि वो किस जाति के हैं। सबका समग्र विकास जो कहते हैं कि हमारा विकास जो भी इनका मुद्दा है, उस पे ये जीरो ग्राउंड पर तो बिल्कुल जीरो है इनकी पॉलिसी। और तो अगर वो चाहते हैं, मैंने कहा, तो बेसिकली उनको शिक्षा पे ध्यान होगा, चिकित्सा पे ध्यान देना होगा, और रोजगार की तो देखिए क्या हालत है, हम सभी जानते हैं। पिछले 2 बार हमने रोजगार पे चर्चा भी की है। रोजगार पे मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से कहूंगी कि इन बेसिक चीजों पे मूल जो समस्या, वो हमारी आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं, उसकी ओर ध्यान देंगे तो वास्तव में कोई भी पहाड़, इतनी सुंदर जगह है, हम जाते तो हमारा खुद का मन भी करता है कि यहाँ घर बनाए, यहाँ रहे। कोई आसानी से नहीं आता है। जब उनके सामने इतनी सारी समस्या होती तो मजबूर होके। दूसरा कारण ये भी, मैं एक चीज और बता दूं, दूसरा कारण बहुत बड़ा डेमोग्राफिक चेंज का ये है, देखिए कोई भी पार्टी हो, जो पहाड़ के लोग हैं अपनी अपनी विधानसभाएं छोड़कर प्लेन में आकर चुनाव लड़ते हैं। तो जब नेता लोग ही ऊपर से आ रहे हैं पहाड़ों को छोड़कर, तो वहां की पर्टिकुलर जनता, पर्टिकुलर विधानसभा की जनता तो ये सोचेगी कि हमारे नेता तो बल यहाँ नहीं रुके तो हम क्यों रुकेंगे। देखिए ये मेरी बात को काश सुन रहे हो। धामी जी तो यहाँ रहते हैं खैर खटीमा में, यहीं से चुनाव लड़ा, फिर उनको वहां से चंपावत से लड़ना पड़ा जब उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन ये भी एक सोचनीय विषय है कि जो हमारे विधानसभा, हमारे जो नेतागण हैं, उनको भी अपनी पहली मूलभूत विधानसभाओं की ओर ध्यान देना चाहिए कि हम एटलीस्ट वहां से चुनाव लड़ेंगे तो वहां की जनता खुश होती है और वहां रहना चाहती है। तो डेमोग्राफिक चेंज की जो समस्या है वो उतनी गंभीर नहीं होगी जो आज बन चुकी है वास्तव में। चलिए लौटेंगे आपके पास में। इंदु मान जो हमारे साथ में वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी की ओर से भी थी। प्रभा बंदूनी जी का रुख कर लेंगे, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। प्रभा जी, बीजेपी का कहना है कि डेमोग्राफिक चेंज के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, वो कैसे? लंबे वक्त से आप सत्ता में है, उसको सुधारने का पहले काम क्यों नहीं किया गया? अब अचानक से डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा कैसे छिड़ गया? मुख्यमंत्री की एक्टिविटी अच्छी है, मुख्यमंत्री लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उनका साफ निर्देश है कि ना होने पाए, लेकिन कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना क्या सही है? इसके पहले आपकी भी सरकार रही है प्रदेश में। और देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो आज डेमोग्राफी का मुद्दा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, निश्चित तौर पर वो चिंता का विषय है। और उसका चिंता का विषय इसलिए भी कि अगर आज एशिया में सबसे ज्यादा डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है वो उत्तराखंड में हो रही है। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड हमारी देवभूमि है, हम इसको देवभूमि ही पहले बोलते हैं। तो देखिए, अगर हम सनातन भूमि की भी बात करते हैं तो जो हमारे सनातन हमारी प्राचीन संस्कृति है, परंपरा है, उसी की धरती मानी जाती है। तो अगर हमारी इस धरती से ही जो हमारी प्राचीन वैल्यूज हैं उनको हम नहीं पनपने देंगे, यहाँ पर ही ऐसी डेमोग्राफी हो जाएगी कि यहाँ पर वो लोग बढ़ जाएंगे जो इन वैल्यू नहीं करते हैं, इन परंपराओं की। तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय वैसे तो मैं कहूंगी पूरे भारतवर्ष में ही होना चाहिए। तो डेमोग्राफी चेंज का मतलब यह है कि जो हमारे 4 धाम है, जो हमारे जो यहाँ पे तीर्थ यात्री आते हैं, उनको उस तरह का हमें माहौल भी देना पड़ता है। जो हमारी 4 धामों की प्रतिष्ठा है, वहां की जो परंपराएं हैं, तो अगर उस तरह से हमारी डेमोग्राफी उस तरफ ना जाके किसी और दिशा की तरफ जाए
जाएगी, तो इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है कि अब हमें हर जिले में देखना है कि कहां पर ये चीजें बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं। और जहां तक रही विपक्ष की बात, तो वो इसलिए कहा गया है कि गरिमा जी देखिए, अगर हम इस पिछले वर्षों का आकलन करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी का तो जब से कार्यकाल मैं कहूंगी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हम और तो निरंतर इस ओर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने जहां जहां अतिक्रमण था अवैध रूप से, चाहे वो मस्जिदों मदरसे, हमने ये नहीं कहा है सबको अपनी शिक्षा देने का अधिकार है, लेकिन अवैध रूप से केवल कब्जा करने के लिए अगर कहीं पर ये चीजें हुई है तो वहां पर बुलडोजर भी चलाया गया है, उसमें हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कहने में। हमने पहले भी चर्चा आपके चैनल पर करी है। लेकिन अब अगर विपक्ष के ऊपर ये सवाल उठता है तो निश्चित तौर पे क्यों, क्योंकि इनके जब कार्यकाल रहे हैं तो अगर अवैध रूप से घुसपैठियों की हम बात करें, हल्द्वानी क्षेत्र हम ले लें, उधम सिंह नगर ले लें, तो सबसे ज्यादा जो अतिक्रमण हुआ है वो इन्हीं क्षेत्रों में हुआ है। और अगर यहाँ पर देखें तो उस वक्त जो मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे हैं, उन्होंने इन जो ये डेमोग्राफी चेंज है इसको कभी किसी संवेदन होके देखा ही नहीं है। उनके लिए ये कभी कोई मुद्दा नहीं रहा है, उन्होंने उसको केवल एक वोट बैंक बनाकर देखा है। तो देखिए, जब वोट बैंक की रणनीति के तहत बाहर से लोग यहाँ पर आ गए, उनके वोटर कार्ड बन गए और उनके आधार कार्ड उन्होंने सब बना दिए। अब हल्द्वानी की बात कर लीजिए आप, रेलवे स्टेशन के बाहर जो सारा अतिक्रमण है, जब वहां पर बुलडोजर या उनको हटाने की बात हुई तो किस प्रकार से विपक्ष उनके साथ जाकर खड़ा हो गया। तो ये इनको भी सोचना चाहिए कि ये देवभूमि की परंपरा की भी बात हो गई, लेकिन जो जनसंख्या विस्फोट भी यहाँ पर हो रहा है उसको भी हमें ध्यान में रखना है, जिससे जो यहाँ के संसाधन है वो यहाँ के लोगों को मिले और उसी प्रकार से यहाँ पे आगे की सरकारें काम करें। तो विपक्ष को केवल सरकार का साथ देना चाहिए। और अगर हम पलायन, ठीक है पलायन अपने में मुद्दा है, लेकिन जो अगर आज आप रिपोर्ट देखें तो ये चीजें तो पछवा दून से भी आ रही हैं। वहां पर तो मैं कहूंगी कि वो तो क्षेत्र अलग तरह का है, वो पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। तो जो पछवा दून में अतिक्रमण हुआ है वहां पे कौन लोग थे, किसका संरक्षण इनको अब तक मिलता रहा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें सामने निकल कर आ रही हैं कि जब बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं वो फर्जी तरीके से उन्होंने अपना मैं कहूंगी वोटर कार्ड बनवाया और फिर वहां से चुनाव लड़े, फिर उन्होंने बाहर से और लोगों को तो लोगों के पर्सपेक्टिव की बात हो गई, इसमें कांग्रेस जिम्मेदार कैसे है? और ऐसा तो नहीं है कि ये डेमोग्राफिक चेंज सिर्फ इसी वक्त तक हो रहा था, जब आप थे तब क्या हो रहा था? ठीक है, चलिए अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और मेहमानों को भी जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटा सा ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। लगातार खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। रविंद्र आनंद जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से। प्रभा और इंदु जी को हम सुन चुके हैं। शिव प्रसाद सेमवाल जी भी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय रीजनल पार्टी की ओर से, और कुलदीप राणा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी का एक बार फिर से स्वागत। रविंद्र आनंद जी के साथ में इस बार शुरुआत करेंगे। रविंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी अब तक के हुए डेमोग्राफिक चेंज के लिए जिम्मेदार है, ऐसा क्यों? जबकि प्रदेश की अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने राज किया है, और क्या डेमोग्राफिक चेंज सिर्फ कुछ, क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है। जी गरिमा जी, देखिए सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इसके लिए कोई एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है, और इससे पहले हम ये भी समझेंगे कि जो डेमोग्राफिक चेंज है ये 2-3 तरह से होते हैं। पहला तो ये है कि यदि किसी देश से कोई अन्य देश से कोई ऐसे लोग, जैसे बीच में हमने सुना था कि बांग्लादेशी या इस तरह के लोग अन्य देशों से भारत देश में घुसपैठ कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये देश के लिए एक सोचने का विषय है और देश की अखंडता और देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। इस पर निश्चित तौर से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो राज्यों से पलायन होता है, जैसे यूपी से बहुत से लोग बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, अन्य क्षेत्रों से उत्तराखंड में आकर के बस गए हैं, तो देखिए इस पर एक चीज यह है कि अगर हम संविधान पे नजर डालेंगे तो संविधान तो इसकी आज्ञा देता है, क्योंकि मौलिक अधिकार अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी भारतीय
कहीं भी जाकर के रह सकता है, अपनी रोजी रोटी चला सकता है, क्योंकि भारत देश में इकहरी नागरिकता है। जैसे अगर आप अमेरिका अन्य देशों में देखेंगे तो वहां दोहरी नागरिकता है, राज्य की अलग होती है, देश की अलग होती है, लेकिन भारत में इकहरी नागरिकता है। लेकिन फिर घुसपैठियों का मुद्दा ऐसे ही थोड़ी उठाया प्रदेश में। अगर अपने मुख्य मतलब चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, ये मुद्दा उठाया जाता है और चुनावों में खास तौर पर। जी, मैं अपनी बात को क्लियर कर लेता हूं मैम, फिर आप बताइएगा। तो मैं ये कह रहा था कि संविधान तो इसकी इजाजत देता है कि कोई व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। अगर गरिमा जी चाहे तो दिल्ली में जाकर के बस करके काम कर सकती हैं, अगर उत्तराखंड में चाहे वहां भी बस के काम कर सकती हैं। इसमें संविधान का कोई उल्लंघन नहीं होता, पहली बात। अब जो दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि यदि, जैसा कि मैं अन्य वक्ताओं को भी सुन रहा था कि देखिए उत्तराखंड में जो चेंजेस आए हैं, और तीसरा जो मुख्य कारण जो इंदु मान जी ने भी कहा, मैं सहमत हूं कि पहाड़ से बहुत पलायन हुआ है, टीडी विस्थापन से बहुत बड़ा फर्क आया है। हमारे देहरादून की एक ही विधानसभा, अगर हम धर्मपुर विधानसभा की बात करें तो हजारों लाखों वोटर पिछले 5 या 10 वर्षों में नीचे आ गया। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि हमारे पहाड़ खाली हो रहे हैं, और जिस प्रकार से लोग स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के और अन्य चीजों को लेकर के, रोजगार को लेकर के सिर्फ देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर का रुख कर रहे हैं, तो ये भी उत्तराखंड के लिए एक बहुत मतलब चिंताजनक विषय है कि क्योंकि अगर इन 3 जिलों में ही सबसे ज्यादा जनसंख्या बस जाएगी और अन्य जिले के लोग वहां के रहने लगेंगे, पहाड़ पे लोग निवास नहीं करेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं पहाड़ में और पहाड़ी प्रदेशों के लिए ये बहुत चिंता का विषय है। अच्छा, एक बात और मैं इसमें जोड़ूंगा जो कि दिखाई देती है और उस पर चर्चा करना आवश्यक है कि देखिए, सिर्फ ये कह देना कि मंदिर मतलब जो मैं सुन रहा था कि सिर्फ ये कह देना कि मस्जिद या मुस्लिम, तो ये चीज मैं इसको ठीक नहीं मानता हूं, क्योंकि इससे ठीक नहीं मानता हूं कि जो पलायन होता है वो सिर्फ एक जाति का व्यक्ति नहीं करता। हमने देखा कि सहारनपुर से हजारों की तादाद में आज ब्लिंकिट कंपनियों में जो लड़के काम कर रहे हैं वो सब हिंदू हैं, लेकिन वो हजारों की संख्या में यूपी 11 और यूपी 20 की गाड़ियां आपको देहरादून और उत्तराखंड में घूमती हुई दिखाई देंगी। ये एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ना तो उनको यहाँ के ट्रैफिक का ज्ञान है, ना यहाँ के शिष्टाचार का ज्ञान है, ना उनके पास ठहरने को सही कोई जगह है। तो ऐसे में जो ये लोग पलायन करके रोजगार के लालच में गांव को छोड़ करके शहरों की ओर दौड़ते हैं, ये हमारे प्रदेश ही नहीं देश के लिए भी चिंता का विषय है। मैं तो इस पर बगैर राजनीति करते हुए ये कहूंगा कि ये एक देश का गंभीर विषय है, और इस पर एक दूसरे के प्रति छींटाकशी करने के बजाय हमें इसका सही और सस्टेनेबल सॉल्यूशन सोचना चाहिए और उस पर जरूर काम करना चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जिस प्रकार धामी जी हर 2-3 महीने बाद कुछ ना कुछ जिहाद और ये और वो, आज भी मैं सुन रहा था कि उन्होंने एक नया शब्द और दे दिया है, नक्सली। तो ये सब चीजों पर सरकार इसलिए काम करती है कि उसको अपना वोट बैंक भी साधते रहना है, वो भी नहीं खिसकना चाहिए, क्योंकि लेकिन प्रदेश की चिंता अगर मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो ठीक है, बस ये है कि आरोप प्रत्यारोप आखिर क्यों हो रहे हैं। चलिए खैर, आपकी बात आ गई है, लौटेंगे आपके पास में। कुलदीप राणा जी पहले से जुड़े हुए, पहले उनका रुख कर लेते हैं, फिर शिव प्रसाद जी के साथ जुड़ेंगे। कुलदीप जी, सांस्कृतिक पहचान से आखिर खिलवाड़ किसने किया? डेमोग्राफिक चेंज जो अब तक हुआ, XYZ कोई भी कारण थे, उसका जिम्मेदार कौन है? और क्या ये आरोप लगाना कांग्रेस पर कि कांग्रेस जिम्मेदार है डेमोग्राफिक चेंज के लिए, ये ठीक बात है? और मुख्यमंत्री भी अभी एक्शन ले रहे हैं। मैं आपसे एक ओवरऑल जवाब चाहती हूँ। मुख्यमंत्री ने अभी साफ तौर पर कह दिया कि कोई सांस्कृतिक बदलाव मत कीजिए, कोई ऐसा डेमोग्राफिक चेंज प्रदेश में ना होने पाए, तो क्या उनकी मंशा ठीक है? देखिए, 25 साल के उत्तराखंड में 10 साल कांग्रेस के पास रहे हैं और अभी 14वां साल जो है भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राज्य में रहा है। ठीक है, तो कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, कौन कम दोषी है और कौन ज्यादा दोषी है, वो इससे पता लग सकता है। हाँ। ठीक है, पिछले 8 सालों से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ऐसा तो नहीं है कि डेमोग्राफिक चेंज जो हुआ है, जिन क्षेत्रों में ये आंकड़े निकल करके आए हैं, वो आज अचानक उभर करके सामने आ गए हों।
या रातों रात जो है वहाँ पे जो दूसरी जाति या दूसरे धर्म के लोग जो हैं रातों रात आकर के वहाँ बस गए हों और उन्होंने पूरा आंकड़ा चेंज कर दिया हो। ठीक, ये तो एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया लंबे समय से गतिमान रही है, तभी जाकर के आज वहाँ जो आंकड़े निकल करके आए हैं वो इस स्थिति में पहुँच गए हैं कि जो न सिर्फ चिंताजनक हैं बल्कि एक खतरनाक स्थिति भी दिखाई दे रही है। इससे पहले भी क्योंकि अभी तक देश में जनगणना हुई नहीं है, तो जो राज्य निर्माण के समय 2001-2 में जो जनगणना हुई थी उस समय जो आंकड़े निकल करके आए थे, उस समय उत्तराखंड की जो जनसंख्या थी वो लगभग 85 लाख के बराबर थी। ये 84 लाख कुछ हज़ार का आंकड़ा है, तो लगभग 85 लाख के बराबर ये आंकड़ा देखने को आया था उस समय। उसके बाद 2011-12 में हुई, क्योंकि 21-22 में होनी थी लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाई, लेकिन निर्वाचन के और अन्य तमाम आंकड़ों से जो चीज़ें निकल करके आई हैं उसके कैलकुलेशन के आधार पर एक जो आंकड़ा निकल करके आया है वो ये बता रहा है कि इस समय राज्य की जो जनसंख्या है वो करीब 1.25 करोड़ के आसपास है, यानी कि 1.25 करोड़ के आसपास यहाँ की जनसंख्या हो चुकी है। तो अब देखने वाली बात यह है कि अगर वर्तमान में जो जनसंख्या है वो 1.25 करोड़ हो गई है, तो बीते 25 सालों में जो राज्य की जनसंख्या में 40 लाख के करीब, लगभग 40 लाख के करीब जो लोग बढ़े हैं, ये लोग कहाँ से आए हैं, ये लोग कैसे आए, ये इतना बड़ा आंकड़ा कैसे बन गया। तो अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें इसको, तो अगर हम राज्य की जन्म दर और मृत्यु दर को भी अगर हम कैलकुलेट करें तो राज्य में जो शहरी क्षेत्रों की जन्म दर है वो 15% की है, ठीक है, और मृत्यु दर जो है वो इससे ज़्यादा है, वो 20% की दर से है। तो इस आंकड़े को भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं, इस प्रतिशत को भी कैलकुलेट करते हैं, तब भी वो 40 लाख के बराबर नहीं पहुंच रहा है। ठीक, दूसरी बात यह है कि जन्म दर और मृत्यु दर तो वो तो जाति और धर्म के आधार पर नहीं होती है ना, तो लेकिन ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस है उसमें जो चीज़ें निकल करके आई हैं, खासकर देहरादून का जो विकास नगर सहसपुर वाला इलाका है जहां बताया जा रहा है कि 28 के करीब गांव जो हैं उनमें से हिंदू आबादी वहां ख़त्म हो गई है और सारी की सारी मुस्लिम आबादी वहां पर एक मेजॉरिटी में निकल करके आई है। तो ये लोग कहाँ से आए, कौन हैं, एक आंकड़ा ये भी एक तथ्य ये भी निकल करके आया है कि जो ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं जिसमें प्रधानों के पास एक परिवार रजिस्टर होता है और उसमें उस गांव का संपूर्ण आंकड़ा होता है, आने वाले का, जाने वाले का, जिसका जन्म हुआ है, किसकी मृत्यु हुई है, ठीक, वो सारे आंकड़े उसमें होते हैं। किसी कन्या का अगर विवाह होकर के वो दूसरी जगह जाती है तो उस रजिस्टर से उसका नाम कट जाता है। कोई विवाह होकर के कोई कन्या अगर उस क्षेत्र में आती है तो उसका नाम चढ़ जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ ये भी देखने को मिला है कि जो लड़की विवाह होकर के गई उसका तो नाम नहीं कटा, अलबत्ता उसके दामाद का नाम भी और उनके बच्चों के नाम भी यहाँ के रजिस्टर में चढ़ गए। तो जिसने ये आंकड़ा जो है थोड़ा सा विचलित करने वाला है, जिसने ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब की हैं और जो ये चीज़ें निकल करके आ रही हैं। अब देखिए, जनसंख्या और डेमोग्राफी के अंतर को आप थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि अगर किसी क्षेत्र में कोई एक समुदाय रहता है, कोई भी अगर वहाँ पे जन समुदाय रहता है तो उस समुदाय की अपनी एक विशेष परंपराएं विकसित होती हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंचल के तहत, उनकी आपस की एक कॉमन कुछ संस्कृतियां विकसित होती हैं। ये रहा है, अगर आप भारत के तमाम क्षेत्रों में भी देखें तो हर गांव की, हर कस्बे की अपने अपनी एक अलग संस्कृति है, अपनी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। तो अपना एक लोकतांत्रिक ढांचा भी उनका होता है। अब जब ये सारी चीज़ें बिखरती हैं और कोई दूसरी चीज़ें वहाँ आकर के स्थापित होती हैं तो ये परंपराएं, ये मान्यताएं टूटती हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड में अब ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तीसरी बात ये है कि जो पलायन को लेकर के बात हो रही है, उत्तराखंड में अगर पहाड़ों से पलायन होगा तो पहाड़ों में तो मुस्लिम आबादी तो उतनी नहीं रहती है जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मुस्लिम आबादी बस गई है। तो फिर ये कहाँ से आई है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये इनको यहाँ किसने स्थापित किया? कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र का ही वो फेलियर है, जो और हमारी इंटेलिजेंस का वो फेलियर है, जो इन चीज़ों को देख नहीं पाई या देखने के बाद भी उसने आंख बंद कर लिया।
राजनीतिक रूप से ये मुद्दे इसलिए भी उठाए जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये वोट बैंक होते हैं जो हमारी नदी नालों के आसपास बस जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों में बस जाते हैं जहां लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा तंत्र इस तरफ ध्यान नहीं दिया है तो ये तो तंत्र की विफलताएं हैं, सरकार की विफलताएं हैं, जो मैकेनिज्म है एडमिनिस्ट्रेशन का उसकी विफलता है कि ये चीज़ें इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं यहाँ पे। और मैं आपको एक आंकड़ा और बताता हूँ कि वर्ष 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव के दौरान जब चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में वोटर लिस्ट जो है उनके लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आंकड़ा दिया कि भाई कहाँ कहाँ मतदाताओं की संख्या में क्या फ़र्क आया है, किस लोकसभा में कितने मतदाता हैं। तो हमने उसको उस समय विधानसभा वार कैलकुलेट किया था कि किस विधानसभाओं में कितने मतदाता बढ़े हैं, घटे हैं, कहाँ किस लोकसभा में कितने बढ़े हैं, कितने घटे हैं। तो गरिमा, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उत्तराखंड के मैदानी परिक्षेत्र में, हालांकि संपूर्ण उत्तराखंड जो है वो पर्वतीय राज्य है, लेकिन देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और हल्द्वानी को थोड़ा सा मैदानी परिक्षेत्र में देखा जाता है। तो इन मैदानी परिक्षेत्र के 18 से ज़्यादा विधानसभाओं में जो मतदाताओं का आंकड़ा था वो बड़ा चौंकाने वाला रहा। उसमें जो वृद्धि दर देखी गई वो बड़ी चौंकाने वाली थी। वो कम से कम 30 से 35% की दर से वो वृद्धि दर देखी जा रही थी, जबकि इसके बनस्पत अगर पहाड़ी क्षेत्रों में जो देखा गया तो वहाँ मतदाताओं का जो वृद्धि दर है, नए मतदाताओं का आना, वो उसमें इतनी तेजी नहीं थी। तो ये तमाम सारी चीज़ें थी जो सरकार को उस समय भी इंगित उनके संज्ञान में आ रही थी। अखबारों के माध्यम से भी, पत्रकारों ने भी इस पर काफ़ी चीज़ें लिखा, तो उस समय चर्चाएं भी हुई और हमने के न्यूज़ पे भी उस समय भी चर्चा की थी, लेकिन तब ध्यान नहीं दिया गया। आज जब ये इस तरह से हुआ है तो अब ये बातें निकल करके आ रही हैं कि भाई उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। और स्वाभाविक सी बात है कि राजनीतिक दल इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने अपने दृष्टिकोण से इसको देख रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उत्तराखंड में डेमोग्राफी में एक बड़ा बदलाव उभर करके सामने आ रहा है, जिसमें सिर्फ मैदानी क्षेत्र तो ज़्यादा प्रभावित हैं, पहाड़ों में भी इसका असर अब देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए कुलदीप जी लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में हैं शिव प्रसाद सेमवाल जी, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय रीजनल पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। शिव प्रसाद जी, आपने सुना कुलदीप जी को, क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय रीजनल पार्टी किसको जिम्मेदार मानती है? हालांकि मुझे सबसे अच्छी बात शिव प्रसाद कुलदीप जी की ये लगी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 25 सालों के उत्तराखंड में 10 साल कांग्रेस और 15 साल, अभी 14 साल लगभग पूरे होने को है, तो इसके बाद ये साफ हो जाता है कि मौके किसके पास हर एक चीज़ के लिए ज़्यादा थे। क्या कहना चाहेंगे सर डेमोग्राफिक चेंज को लेकर? और जनसंख्या का भी मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। जो डेमोग्राफिक चेंज का जो शब्द है ये बेसिकली पॉलिटिकल शब्द है। हमने उत्तराखंड के किसी आदमी ने तो कभी डेमोग्राफी शब्द बोला नहीं, हमें कोई डेमोग्राफी से मतलब भी नहीं। ऐसा लगता है कि अब बना दिया गया, कम से कम अब तो जरूर बना दिया गया। शब्द है, पर ये किसने कायम किया? हम तो बोल रहे थे कि उत्तराखंड के लोगों के हक हकूक मारे जा रहे हैं, हम कर रहे थे मूल निवास की बात, इन्होंने कर दिया उसको डेमोग्राफिक चेंज की बात। क्यों बोला? क्योंकि ये बड़े चालाक हैं, हर चीज को भाजपा हिंदू मुस्लिम में बदलने में, हर चीज को नकल हो रही है तो नकल जिहाद कर दो, तो मतलब हर चीज के लिए इनके पास वो है। और इनका वो रहता है कि अगर कोई मूल निवासी और अस्थायी निवासी, लेकिन इसमें जिहाद कैसे करने का प्रयास किया गया? मतलब अगर आप वो उदाहरण दे रहे हैं तो मतलब हम ये जानना चाहते हैं। मैडम, इन्होंने कह दिया कि बाहर से डेमोग्राफी का मतलब भाजपा का यही है कि बाहर से जो मुसलमान आ रहे हैं वो यहाँ पे बस गए हैं और उसके कारण ये डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। बस वो फिर उसको पर्यटन जिहाद से भी कर देते हैं, रोजगार जिहाद से भी जोड़ देते हैं, नकल जिहाद से भी जोड़ देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए सेमवाल साहब, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आपको बार बार टोकना पड़ रहा है, लेकिन मेरा भी एक सवाल है। जब बाहर से लोग आकर बसते हैं और आपके हक का रोजगार ले जाते हैं, आपके हक का काम ले जाते हैं, तब तो ये आवाज़ उठती है कि बाहरियों को लेकर ऐसा क्यों हो रहा है, या विपक्षी कह देते हैं कि बाहर के लोग आएंगे, कंपनियां लगेंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, तो लोकल लोगों का कितना फ़ायदा? हर जगह पर सभी दलों के लोग इस चीज़ को लेकर खड़े होते हैं।
अब यहाँ पर आप बाहरियों के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि बात जो मूल चीज है, मूल क्या है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है उस तरीके से ना। आम आदमी जब सब्जी मंडी में जाता है तो देखता है हिंदू मुसलमान है, जब उसे हॉस्पिटल में ब्लड चाहिए होता है नहीं देखता है हिंदू मुसलमान है, जब वो टायर का पंचर जुड़ाता है फिर नहीं वो हिंदू की दुकान ढूंढता है, जब बाल कटाने जाता है तो कोई हिंदू की दुकान नहीं ढूंढता, जब मुर्गा लेने जाता है तो कभी नहीं देखता कि ये झटकेगा कि हलाल का है। गवर्नमेंट का खुद यहाँ पे बकरा नाम से एक कंपनी चल रही है, गवर्नमेंट की कंपनी, वो खुद हलाल की कंपनी है, अब नहीं देखती गवर्नमेंट। लेकिन इसमें क्या डेमोग्राफिक चेंज सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडे से? आपके जवाब से तो यही साउंड किया ना। मेरे कहने का मतलब है कि इसको भाजपा बोलती है डेमोग्राफिक चेंज, आम आदमी नहीं बोलता। आम आदमी बोलता है हमारा हक, हमारा हक। कोई तो भी क्या फर्क पड़ता है? आपने उसको अगर आप ये कह रहे हैं भाजपा बोलती है एक टर्म दे दिया गया, उस एक टर्म दे देने से तो कोई मतलब नहीं है। मेन मुद्दा है भाव का। डेमोग्राफिक चेंज अगर किसी एक नाम दे दिया गया, कोई चीज, हर चीज को ऐसे बोलते हैं। असल में जो चेंज हो रही है उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो सरकार बोलती है कि डेमोग्राफिक चेंज नहीं होने देंगे, उसके लिए गवर्नमेंट कैसी जिम्मेदार है मैं आपको बता रहा हूँ। ये विकास नगर की बात आप कर रहे थे, विकास नगर के मेरे पास आरटीआई में डॉक्यूमेंट्स है, मैं विदाउट आरटीआई कोई बात नहीं करता, विदाउट डॉक्यूमेंट। मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरी सैकड़ों लोगों की लिस्टें हैं जिसमें लिख रखा है इन्होंने कि ये आदमी आया, इसका ग्राम समाज की भूमि पे कब्जा है, जंगल झाड़ी की जमीन थी, ग्राम समाज की भूमि है, इसका कब्जा है, इसलिए इसको इंदिरा आवास दे दो। ठीक है। जब उसके पास यहाँ जमीन ही नहीं है, जब उसके पास यहाँ का कोई पता ही नहीं है, आपने इसको इंदिरा आवास क्यों दिया? जो यहाँ पे 250 गांव जो पलायन मतलब उजड़ गए हैं, विस्थापित हो गए, बर्बाद हो गए आपदा में, उसके लिए सरकार विधानसभा में बोलती है कि जमीन नहीं है। वो पहाड़ के लोग हैं, उनके लिए बोलती है जमीन नहीं है। मसूरी में सिफन कोट के सदियों से उत्तराखंड के बसे हुए लोग थे, उनको उजाड़ दिया, उनके लिए जमीन आज तक नहीं मिली। लेकिन सरकार झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, मलिन बस्ती वालों के लिए अध्यादेश ले आती है, उसको बराबर टाइम बढ़ाती है। यहाँ पे अगर कोई ग्राम समाज की जमीनों पे मैं बताता हूँ 1000 से ज्यादा मेरे पास आरटीआई में नाम है, बाकायदा उनके ग्राम समाज की जमीन पे कब्जे थे, उनको इंदिरा आवास दे दिया। और उत्तराखंड के जो मूल निवासी हो कब से इंदिरा आवास मांग रहे, उन्हें कुछ नहीं मिला। अटल आवास मांग रहे, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो डेमोग्राफी चेंज हुई ना, कौन है वो लोग बसाने वाले? दूसरी मैं एक बात कह रहा हूँ, अभी जो लेटेस्ट अभी सरकार ने वापस लिया है निर्णय, रोहतास बिहार से 2 लोगों को यहाँ पर घर के बाहर की नेम प्लेट, जो 50 रुपए की नेम प्लेट लगती है, उसको देने का, उसको लगाने का ठेका दे दिया गया। कौन जिम्मेदार है? अगर मैं यहाँ पे जो हरियाणा से ला करके पोस्टमैन, जो सुदूर गांव में साइकिल पे चलने वाला एक छोटी 4th क्लास टाइप की नौकरी है, पोस्टमैन लाके जिन्हें नाम तक लिखना नहीं आता, पता तक पढ़ना नहीं आता, उनको पोस्टमैन बना दिया गया हरियाणा से लाके। एम्स के 600 लोगों को लाके के, वो राजस्थान के 600 लोगों को लाके। अब इस पर हम बीजेपी के प्रभार बंधुओं से जवाब लेंगे। हाँ ठीक है। एक चीज कह रहा हूँ कि फिर यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? जब वो लोग यहाँ आएंगे तो डेमोग्राफी चेंज सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि मुसलमान आ रहे हैं। कि आपके कहने का मतलब है कि वो सिर्फ डेमोग्राफिक चेंज ना हो इसको लेकर बड़े बड़े बयान तो दे रहे हैं, लेकिन असल में उन्हीं की कुछ नीतियों के चलते डेमोग्राफिक चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है, प्रभा जी से हम इस पर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले कुलदीप जी का एक बार रुक कर लेते हैं। कुलदीप जी, शिव प्रसाद जी ने जो बातें कही कि हिंदू मुस्लिम एजेंडे को इसमें जोड़ने का प्रयास किया गया, क्या वाकई ऐसा, और क्या ये सिर्फ इतनी चीजों तक सीमित है या इससे बड़ा मुद्दा है? पर होते हैं तो आपके पास बातें कहने के, विषय को देखने के लिए दृष्टिकोण होते हैं, ठीक है। और हर राजनीतिक दल अपने पार्टी लाइन के अनुसार चीज़ों को देखता है और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता है। शिव प्रसाद सेमवाल जी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने उस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया, वो उनका अपना पक्ष है। उत्तराखंड में ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड में डेमोग्राफी वर्ड पहले नहीं था, क्योंकि उत्तराखंड के परिक्षेत्र में इस तरह की चीज़ें थी ही नहीं, ठीक। आप देखिए कि मेरे पास, मैं एक आंकड़ा आपको बताऊं, 2001 से और 2011 के बीच, क्योंकि ऑथेंटिक डेटा यही है, उसके बाद तो अभी कुछ हुआ नहीं है जनसंख्या को लेकर के, तो 2001 से 2011 के बीच में देहरादून में जो आबादी बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है, वो 32% की दर से बढ़ी है, ठीक। नैनीताल जनपद में 25% की दर से बढ़ी है,
उधम सिंह नगर में 33% की दर से बढ़ी है और हरिद्वार जनपद में 30% की दर से बढ़ी है। ठीक, इसके बनिस्पत अगर हम पहाड़ी जनपदों की तरफ देखें तो कहीं 5% है, कहीं 3% है, कहीं 2% है और कहीं 7% है। मतलब बिलो 10 है। पहाड़ के अगर हम चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी या अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत की बात करें तो हमें जो आंकड़ा है ये 10 से नीचे दिखाई देता है। लेकिन इन 3-4 जनपदों में ये आंकड़ा इस तेजी से बढ़ा है। ठीक है, वहीं जब हम इसको इलेक्शन की जो हमारी वोटर लिस्ट है तुलनात्मक रूप से वहां देखते हैं, क्योंकि देखिए अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप उसको उस क्षेत्र की, उस राज्य की, उस जिले की जन्म दर और मृत्यु दर से कैलकुलेट करेंगे। भाई जनसंख्या तभी तो बढ़ेगी जब जन्म होगा, ठीक है, और जन्म होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी और उसके सापेक्ष जब मृत्यु होगी तो वो घटेगी भी, वो एक संतुलन भी स्थापित होगा। ठीक, तो जब उसको हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो जो ये बढ़ोतरी है वो जन्म दर और मृत्यु दर में भी तुलनात्मक रूप वो एक संतुलन स्थापित नहीं कर रही है। और उसके साथ अगर जब हम इसको वोट बैंक के वोटर सूची के साथ देखते हैं तो वहाँ भी ये स्थितियाँ मैदानी परिक्षेत्र में इसी प्रकार से उभर करके आती हैं। ठीक, अब ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो लोग हैं ये वोटर हैं, ये वोट बैंक हैं, और वोट बैंक ही राजनीतिक दलों के लिए चिंता का कारण भी होता है। एक राजनीतिक दल के लिए चिंता का कारण होता है, दूसरे राजनीतिक दल के लिए लाभ का कारण होता है। ठीक है, तो इसी चिंता और लाभ के बीच में जो राजनीतिक बयानबाजियां होती हैं, जो राजनीतिक तथ्य चीजें निकल करके आती हैं, वो इन्हीं चीजों को लेकर के आती हैं कि इसका लाभ किस प्रकार से उन्हें मिले। ठीक है, अब ये बात भी सही है कि विकास नगर के जो कुछ गांव हैं वहाँ जो हिंदू आबादी जो वहाँ रहती थी वो वहाँ नहीं है, वहाँ अब मुस्लिम आबादी बढ़ के हो गई है, उनकी संख्या बढ़ गई है। ये बात भी फैक्ट है। ठीक, तो इसी प्रकार की जो चीज़ें हैं, क्योंकि डेमोग्राफी का जो बदलाव है वो मात्र जाति या समुदाय का बदलाव नहीं है, वो उस क्षेत्र के विकास व्यवस्थाओं में के लिए भी चुनौती हो जाती है। क्योंकि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए, जैसे उत्तराखंड का जो ये कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ क्षेत्रीय रिजर्वेशन है, अल्पसंख्यकों के लिए अलग कोटा होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अलग कोटा होता है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अलग कोटा होता है, किस क्षेत्र में कौन लोग रह रहे हैं, वहाँ की लिटरेसी लेवल क्या है, वहाँ का हेल्थ इंडेक्स क्या है, वहाँ महिलाओं की स्थिति क्या है, उन तमाम सारी चीज़ों को देख करके विकास योजनाएं बनती हैं, आर्थिक योजनाएं बनती हैं, वो सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक राजनीतिक दलों के लिए ये एक चुनावी चश्मे से देखने का कारण हो सकता है, लेकिन और भी चीजें हैं जो चीजों को प्रभावित करती हैं धरातल स्तर पर। चलिए प्रभा जी से हम जवाब देते हैं। प्रभा जी, आरोप कई सारे लगे हैं, डेमोग्राफिक कोई टर्म नहीं था, लोगों का कहना है कि बीजेपी की ओर से ही लाया गया, डेमोग्राफिक चेंज ना होने पाए, इसको लेकर अभी आप नारा बुलंद तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी नीतियों के चलते कहीं ना कहीं ये बढ़ रहा है। शिव प्रसाद सेमवाल जी ने ऐसी बातें कही थी। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद आरोप है। डेमोग्राफी तो देखिए चेंज हुई है, और जब रिपोर्ट सार्वजनिक हम कहेंगे आज से 3-4 साल पहले बता दिया गया है कि एशिया में सबसे ज्यादा हमारी उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो क्या हम इसको होने देंगे अगर आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? और देखिए अभी कुलदीप राणा जी ने बहुत सारी बातें वही दोहराई हैं जो मैं कह रही थी, आपको पहले कहा था, उन्होंने बहुत अच्छा डिटेल में बता दिया है कि जब ये जनसंख्या बढ़ती है तो आपको ये भी देखना चाहिए कि वो किस समुदाय की बढ़ रही है। आप ज्यादा अगर वहां पे किसी विशेष संप्रदाय के लोग, किसी और बॉर्डर क्षेत्रों की अगर हम बात कर ले, तो अगर हम पहाड़ को छोड़ दे, अगर हम पलायन को वहां पर ले रहे हैं, तो यहाँ इन क्षेत्रों में क्या हो रहा है? तो अगर यहाँ जनसंख्या बढ़ भी रही है तो वो चिंता का विषय है कि या तो सभी वर्गों के लोग वहां पर रहे, लेकिन अचानक से एक वर्ग दूसरे पे हावी हो गया तो दूसरा वर्ग कहाँ चला गया? तो ये अब इसमें संरक्षण वाली जो बात आती है कि जो सरकारें हैं कहीं ना कहीं वो काम कर रही हैं, तो अगर हम उसका भी आकलन करें तो ये कहते हैं ना कि जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं, बीज उन्होंने बो दिया, एक बार उन्होंने फसल काट ली, लेकिन जब वो नासूर बन गया, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो हमारी संस्कृति है, यहाँ की जो पहचान हमारे उत्तराखंड देवभूमि की है, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो अब कहीं ना कहीं सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे।
अगर हमें लग रहा है कि कहीं पर भी अतिक्रमण किया गया है तो धामी सरकार इसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और आगे भी यही काम करते हम रहेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में हमें लगेगा, चाहे वो जमीन पे अवैध अतिक्रमण हो तो हम उसमें जमीनों का भी उसको बुलडोजर के तहत वहां पे अतिक्रमण को हटाया जाएगा। हम इस चीज से नहीं डरते हैं, लेकिन जब कांग्रेस की सरकारें रही है उन्होंने इनको पनाह दी है, संरक्षण दिया है, उसी का ये नतीजा है कि ये बॉर्डर से सटे हुए जितने भी इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, वहां पे इनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। और आज देखिए अब जनसंख्या विस्फोट होगा तो निश्चित तौर पर जो यहाँ के संसाधन है वहां पर भी उनका अधिकार हो जाएगा। तो अधिकार होना एक अलग बात है, कहीं से आबादी का आना एक बात है, लेकिन एक जगह से एक पर्टिकुलर वर्ग का बिल्कुल साफ हो जाना और कई जगह बॉर्डर के क्षेत्रों में दूसरी आबादी हावी हो जाएगी तो चिंता का विषय है। तो आप धामी जी ने इसको बहुत गंभीरता से ले लिया है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि चाहे वो जमीन का अतिक्रमण हो, जगह का अतिक्रमण हो, विभाग को भी कहा गया है कि आप एक ऐप बनाइए, सॉफ्टवेयर बनाइए ताकि ये फर्जी दस्तावेज ना बन पाए और अगर कोई बाहर से आके इस तरह के काम करेगा तो उसको बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए देखिए चीजें बेहतर हो, डेमोग्राफिक चेंज ना होने पाए, प्रदेश के लोगों का जो अधिकार है, जो हित है वो लगातार बरकरार रहेगा और सरकार की मंशा यही और इसी तहत काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा विपक्ष जो है वो लगातार जनता की आवाज बुलंद करने के लिए खड़ा हुआ है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो डेमोग्राफिक चेंज के लिए आखिर कौन जिम्मेदार, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक तरफ सत्ता पक्ष है जो कह रहा है कि डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुआ, इसके लिए सजग हैं हम, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष इस बात को नकार रहा है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।